आइए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ऑप्शन ए 13 दिसंबर 2015, ऑप्शन बी 31 दिसंबर 2015, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2016 और ऑप्शन डी है 23 दिसंबर 2015। तो इसका सही ऑप्शन है 31 दिसंबर 2015 को। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का अधिनियम संख्यांक है। मैं केवल सही उत्तर को बताते हुए चलूंगी, ऑप्शन आप लोग स्वयं पढ़िए। तो इसका सही उत्तर है 2016 का क्रमांक 2। ऑप्शन ए इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के द्वारा किस अधिनियम के पुनः अधिनियमित किया गया है? सारे ऑप्शंस पढ़ें आप लोग और फिर विचार करिए कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। किशोर न्याय एवं बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति व उनकी देखरेख और संरक्षण प्रदान करने से संबंधित अनुच्छेद है। किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो ये बात कही गई है उपयुक्त सभी अनुच्छेदों में ये बातें कही गई हैं। अगले प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के बालकों के अधिकारों पर अभिसमय 1989 का भारत सरकार ने कब समर्थन किया था? इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है। 11 दिसंबर 1992 को भारत ने इसका समर्थन किया था। अगले प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। बालकों के अधिकारों पर अभिसमय को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? इसका ऑप्शन ए सही है। 20 नवंबर 1989 को। प्रश्न 7 की ओर चलते हैं। यह अधिनियम भारत गणराज्य के कौन से वे वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हुआ था? तो यह अधिनियमित हुआ था 66वें वर्ष में। इसका ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? कितनी धाराएं हैं इस अधिनियम में? इस अधिनियम में कुल 112 धाराएं हैं, अर्थात ऑप्शन सी सही है। इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं? तो इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किशोर न्याय की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 का विस्तार है कहाँ है? संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, पूर्वोत्तर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में, असम राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संपूर्ण भारत में। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। प्रश्न 11। इस अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं। कहाँ लागू होते हैं? उपयुक्त ए और बी दोनों पर, अर्थात देखरेख और संरक्षण की जरूरतमंद बालकों के लिए भी और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों पर भी यह लागू होता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की गिरफ्तारी, निरोधक, अभियोजन आदि के साथ और क्या उपबंध लागू होते हैं? शास्ति या कारावास, पुनर्वास, समाज में पुनः मिलाना या उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है, इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़कर उत्तर पहले ही समझ में आ जाता है कि उपरोक्त सभी, अर्थात ऑप्शन डी। प्रश्न 13, देख रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के संबंध में क्या क्या उपचार प्रदान किए जाते हैं? क्या क्या उपचार? बालकों का पुनर्वास, दत्तक ग्रहण, समाज में पुनः मिलाना और उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 14 की ओर चलते हैं। परिव्यक्त बालक को परिभाषित किया गया है। कौन सी धारा में परिव्यक्त बालक को परिभाषित किया गया है? धारा 2(1) में परिव्यक्त बालक को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी सही है। परिव्यक्त बालक होगा, कौन सा बालक परिव्यक्त बालक कहलाएगा? ए और बी दोनों, अर्थात जैविक माता पिता संरक्षण द्वारा अभिव्यक्त बालक और दत्तक माता पिता या संरक्षण द्वारा अभिव्यक्त बालक, दोनों ही कौन से बालक कहलाएंगे? अभिव्यक्त बालक कहलाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 16, बालक को सम्यक जांच के पश्चात परिव्यक्त घोषित किया जाता है। किसके द्वारा घोषित किया जाएगा? ये घोषित किया जाएगा बाल गृह समिति के द्वारा घोषित किया जाएगा। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 17, दत्तक ग्रहण को परिभाषित किया गया है। कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 2(2) में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 18, प्रशासक से अभिप्रेत है से अनिम्न पंक्ति का एवं कोई जिला पदाधिकारी जिसे मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं। क्या है इसका सही आंसर? है ऑप्शन ए, राज्य के उप सचिव से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 19, पश्चातवर्ती देखरेख से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरी नहीं की है। सही ऑप्शन बताएंगे क्या होगा? 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। भीख मांगना परिभाषित है। भीख मांगना कहाँ परिभाषित है? भीख मांगना को परिभाषित किया गया है धारा 2(8) में। बालक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु, 20 वर्ष की आयु या 25 वर्ष की आयु। कौन सा आंसर सही होगा इसमें? इसमें सही होगा ऑप्शन ए, जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। प्रश्न 22, विधि का उल्लंघन करने वाले बालक ने अपराध के किए जाने की तारीख को पूरी नहीं की हो। क्या पूरी नहीं की हो? बताइए। 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक के अंतर्गत आता है। क्या आता है बताइए? इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी, अर्थात जो भीख मांगते हुए पाया जाता है, जिसका कोई घर या स्थायी निवास नहीं होता है, जिसके पास जीवन निर्वाह का साधन नहीं होता है, ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 24 की ओर चलते हैं। देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इन्हें परिभाषित किया गया है 2(14) में। धारा 2(14) में इन्हें परिभाषित किया गया है। देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक है। कौन सा बालक है? उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, उपयुक्त सभी। बालक कल्याण अधिकारी परिभाषित है। कौन सी धारा में बालक कल्याण अधिकारी को परिभाषित किया गया है? इन्हें परिभाषित किया गया है धारा 2(17) में। बाल गृह किसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत या स्थापित की जाएगी?
किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? राज्य सरकार के द्वारा स्थापित की जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 28, बाल न्यायालय परिभाषित है। बाल न्यायालय कहाँ परिभाषित है? ये सब बहुत ही आसान से प्रश्न हैं। ये परिभाषा तो जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं वो सभी परिभाषाएं तो आपको याद ही होनी ही चाहिए कि कौन से सेक्शन में इनको परिभाषित किया गया है। तो ये परिभाषित किया गया है धारा 220 में परिभाषित किया गया है। प्रश्न 29 की ओर चलते हैं। बाल न्यायालय से अभिप्रेत है। बाल न्यायालय किसे कहेंगे हम? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीनस्थ स्थापित न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम के अधीन सेशन न्यायालय। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30, बालक देखरेख संस्था परिभाषित है। कहाँ परिभाषित है ये? इसे परिभाषित किया गया है धारा 221 में। बालक देखरेख संस्था से अभिप्रेत है बाल गृह, खुला आश्रय, विशेष गृह, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। योग्य व्यक्ति परिभाषित हैं। कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है योग्य व्यक्ति को? धारा 228 में परिभाषित किया गया है। किशोर से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है। किसे कहेंगे हम किशोर? जो 18 वर्ष का है, जो 18 वर्ष से कम आयु का है, जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है, या जो 16 वर्ष से कम आयु का है। जो 18 वर्ष से कम आयु का है, किशोर को परिभाषित किया गया है। कहाँ, कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 235 में परिभाषित किया गया है। अनाथ परिभाषित है। अनाथ को कहाँ परिभाषित किया गया है? अनाथ को परिभाषित किया गया है धारा 242 में परिभाषित किया गया है। प्रश्न 36 की ओर चलेंगे। छोटे अपराधों के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विद्यमान विधि के अधीन अधिकतम दंड है। अधिकतम दंड कितना है? 3 वर्ष तक के कारावास का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 37 में सुरक्षित स्थान में निम्न स्थान नहीं आता है। कौन सा स्थान जो है वो सुरक्षित स्थान में नहीं आता है? तो बहुत ही सीधा सा उत्तर है, जो पुलिस हवालात है वो सुरक्षित स्थान में नहीं आता है। परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय द्वारा या राज्यपाल द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। लोक स्थान का वही अर्थ होता है जो है, क्या है? जो भारतीय दंड संहिता में जिसे परिभाषित किया गया है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में परिभाषित है, अपराधी परिरक्षा अधिनियम में है, या अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिसे परिभाषित किया गया है। तो यही ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। घोर अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध आते हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन अधिकतम दंड है। कितना दंड है? अधिकतम दंड है इसके लिए 3 साल से लेकर के 7 साल के बीच का कारावास। अभ्यर्पित बालक परिभाषित है। अभ्यर्पित बालक को परिभाषित किया गया है धारा 260 में। उन सभी शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है और में परिभाषित है, वही अर्थ होगा। क्या अर्थ होगा? दंड प्रक्रिया संहिता, अनैतिक निवारण अधिनियम या अन्य अधिकारियों में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जो अन्य अधिकारियों में है
उनसे संबंधित होगा। प्रश्न 43 में अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत वर्णित हैं। कहाँ वर्णित किया गया है साधारण सिद्धांत को? धारा 3 में किया गया है। कहाँ किया गया है? धारा 3 में किया गया है। प्रश्न 44 किशोर न्याय बोर्ड का गठन किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो किशोर न्याय बोर्ड का जो गठन है वो किया जाता है धारा 4 के अंतर्गत। किशोर न्याय बोर्ड का गठन कौन करता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। राज्य सरकार करती है। किशोर न्याय बोर्ड में खाली स्थान मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है किशोर न्याय बोर्ड? सामाजिक कार्यकर्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, उपयुक्त दोनों से। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। किशोर न्याय बोर्ड से है, क्या अर्थ है इसका? संगठन, न्यायपीठ, न्यायालय, उपयुक्त सभी। क्या आएगा इसमें? यह एक न्यायपीठ है। क्या है यह? एक न्यायपीठ है। किशोर न्याय बोर्ड को शक्तियां प्राप्त होती हैं। किशोर न्याय बोर्ड को शक्तियां प्राप्त होती हैं। न्यायिक श्रेणी प्रथम श्रेणी के बराबर की प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 49 की ओर चलते हैं। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हैं, क्या होते हैं? न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट, एक पुरुष सामाजिक कार्यकर्ता, एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता या उपरोक्त सभी। तो क्या होते हैं? इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न 50 की ओर बढ़े। बोर्ड के सदस्य की योग्यताएं होनी चाहिए। क्या योग्यताएं होनी चाहिए बोर्ड के जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी? इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। ए और बी दोनों होना चाहिए। अर्थात मजिस्ट्रेट के पास बाल मनोविज्ञान या बाल कल्याण के क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्रशिक्षण होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता के पास बालकों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण के क्रियाकलापों में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। बोर्ड सदस्य की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है? इनकी जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा समाप्त की जा सकती है। अर्थात ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है प्रश्न 52। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निम्न आधार या आधारों पर समाप्त की जा सकती है। किन आधारों पर समाप्त की जा सकती है? वह शक्ति का दुरुपयोग करे, अपराध का दोषी पाया गया हो, लगातार 3 माह तक बोर्ड की बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न 53 की ओर चलते हैं। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य को हटाए जाने के आधार दिए गए हैं। किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? ये दिए गए हैं धारा 47 में दिए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मामले के अंतिम निपटारे के समय कम से कम उपस्थित रहेंगे? कम से कम कौन उपस्थित रहेगा? प्रधान मजिस्ट्रेट सहित 2 अन्य सदस्य उपस्थित रहेंगे। सत्य कथन को चुनिए। बोर्ड के सदस्यों के बीच राय की भिन्नता होने पर क्या हो सकता है? अगर राय की भिन्नता है तो क्या हो सकता है? दोनों हो सकते हैं, ए या बी। अर्थात बहुमत की राय अभिभावी होगी या फिर बहुमत ना होने पर प्रधान मजिस्ट्रेट की राय अभिभावी होगी। अर्थात ये जो उपयुक्त ए और बी दोनों सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 56 है। प्रश्न 56 कहता है यही है ना, किशोर न्याय बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते हैं? किशोर न्याय बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अपराध के समय बालक था, जांच या आदेश के समय वह बालक नहीं रह गया,
उसके विरुद्ध आदेश किया जाएगा। वयस्क की भांति बालक की भांति न्यायालय के विवेक पर है। तो ये स्पष्ट है कि इसका जो आंसर बी है, बालक की भांति ही किया जाएगा, क्योंकि वो अपराध के समय बालक ही था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 58। बोर्ड के सदस्यों के बीच किसी मामले के अंतरिम या अंतिम निपटारे में कोई मतभेद होने की दशा में बहुमत नहीं है, वहां की राय अभिभावी होगी। तो किसकी होगी? प्रधान मजिस्ट्रेट की होगी, अर्थात ऑप्शन बी सही है। 59। अधिनियम की कौन सी धारा बोर्ड की शक्तियां, कृत्य और उत्तरदायित्व का वर्णन करती हैं? अधिनियम की कौन सी शक्ति जो है वो बोर्ड की शक्तियों का निर्धारण करती हैं? धारा 8। प्रश्न 60 की ओर चलते हैं। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे किसके प्रभार के अधीन रखा जाता है? उसे रखा जाता है विशेष पुलिस बाल एकक के और अभिविहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो सही है। उपरोक्त ए और बी दोनों के अधीन रखा जाता है। 61। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को अविलंब गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर के समक्ष पेश किया जाता है। कहाँ पेश किया जाएगा? बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। जघन्य मामलों में जिसमें अभियुक्त ने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है की परिस्थितियों का प्रारंभिक निर्धारण करेगा। कौन करेगा? बोर्ड करेगा या जिला मजिस्ट्रेट करेगा, राज्य सरकार करेगी या फिर उच्च न्यायालय करेगा? तो इसका सही आंसर है कौन करेगा? बोर्ड करेगा। प्रश्न 63 की ओर आते हैं। प्रत्येक 3 मास में एक बार बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनरावलोकन कौन करेगा? तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों करेंगे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। बालक न्यायालय की शक्तियों का प्रावधान दिया गया है। कहाँ दिया गया है? धारा 19 में दिया गया है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध कौन सा आदेश पारित नहीं किया जाएगा? ध्यान से पढ़ेंगे, कौन सा आदेश पारित नहीं किया जाएगा? तो मृत्यु का और आजीवन कारावास का ये आदेश पारित नहीं किए जाएंगे। बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 27 में किया गया है। बाल कल्याण समिति का गठन किया जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। समिति मिलकर बनेगी, अर्थात समिति में कौन कौन रहेंगे? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। किसी व्यक्ति को बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में अधिक की अवधि के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। कितनी अवधि के लिए नियुक्त हो सकता है वो? अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। बाल कल्याण समिति के कार्यकरण का तिमाही पुनरावलोकन कौन करेगा? कौन करता है? जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। समिति न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और उसे दंड प्रक्रिया संहिता के तहत खाली स्थान को प्रदत्त शक्तियां होंगी। कैसी शक्तियां होंगी? उसे ना तो महानगर का है, ना ही प्रथम का है, ना ए और बी का, अर्थात इसका ऑप्शन डी जो है वो सही है, इनमें से कोई भी नहीं। प्रश्न 72 की ओर चलेंगे। बालकों का अभ्यर्पण वर्णित है। कौन सी धारा के तहत बालकों का अभ्यर्पण वर्णित है? तो यह वर्णित है धारा 35 के अंतर्गत। प्रश्न 73। कोई माता पिता या संरक्षक जो ऐसे शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक कारणों से जो उसके नियंत्रण से परे हो बालक का अभ्यर्पण करना चाहता है, बालक को पेश करेगा। कहाँ पेश करना होगा बालक को? मजिस्ट्रेट के समक्ष, बोर्ड के समक्ष, समिति अध्यक्ष के समक्ष या उपरोक्त सभी।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 74 की ओर चलते हैं। ऐसे माता पिता या संरक्षक को जिसने अपने बालक का अभ्यर्पण किया है, बालक के पुनः अभ्यर्पण के संबंध में अपने विनिश्चय पुनः विचार करने के लिए समय दिया जाएगा। तो कितना समय दिया जाएगा उसे? 2 माह का समय दिया जाएगा। प्रश्न 75 की ओर चलते हैं। सभी बालक को जो अनाथ, अभ्यर्पित या परित्यक्त है, विशेषता प्राप्त दत्तक अभिग्रहण में रखा जाएगा। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को रखा जाएगा। 76 की ओर बढ़ते हैं। कौन सी धारा किसी बालक की दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप में स्वतंत्र घोषित करने की प्रक्रिया का वर्णन करती है? किस धारा के अंतर्गत वर्णन किया गया है? धारा 38 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र कौन घोषित करेगा? किसके द्वारा घोषित किया जाएगा? समिति के द्वारा ही इसे घोषित किया जाएगा। बालक को दत्तक ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र होने की घोषणा कितने समय में की जाएगी? ऐसे बालकों के लिए जो वर्ष तक की आयु है, उन्हें पेश किए जाने की तारीख से 2 मास की अवधि के लिए, और ऐसे बालकों के लिए जो 2 वर्ष से अधिक आयु के हैं 4 मास के लिए। अर्थात जो इसके ऑप्शन सी है, उपरोक्त ए और बी दोनों ही सही हैं। प्रश्न 79 की ओर चलते हैं। दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने का विनिश्चय समिति के रूप में किया जाएगा। 3 सदस्यों के द्वारा यह किया जाएगा। प्रश्न 80 की ओर चलते हैं। समिति दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र घोषित बालकों और विनिश्चयों के लंबित मामलों की संख्या के बारे में किसे सूचित करेगा? तो वह राज्य अभिकरण को भी सूचित करेगा और साथ ही केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण को भी सूचित करेगा। अर्थात ऑप्शन सी जो है वो सही है उपरोक्त दोनों को। प्रश्न 81 की ओर चलते हैं। पुनर्वास एवं समाज में पुनः मिलान से संबंधित आधार है, किसमें है? प्रश्न 21 का अध्याय 4 में 81 का अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 किस अध्याय से संबंधित है? यह संबंधित है अध्याय 7 से। क्वेश्चन 82 में आएंगे। इस अधिनियम के प्रारंभ में कितने माह के भीतर देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों या विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को अपने रजिस्टर करना पड़ेगा? बालकों को रखने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को रजिस्टर करना पड़ेगा। कितने माह के भीतर करना पड़ेगा? 6 माह के भीतर अपने आप को उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा। क्वेश्चन 83 में आते हैं। धारा 41 के अंतर्गत बाल देखरेख संस्था का रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने के लिए शासित है। कितनी शास्ति है इसके लिए? तो इसके लिए शास्ति है 1 वर्ष के कारावास से या 1 लाख रुपए अन्यून के जुर्माने या दोनों से। प्रश्न 84 की ओर चलते हैं। खुला आश्रय धारा 43 के अधीन कौन स्थापित करेगा? कौन स्थापित कर सकता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बोर्ड या समिति? तो बहुत ही आसान सा उत्तर है इसका, राज्य सरकार। भाग धारा 47 के अधीन राज्य सरकार स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रत्येक संप्रेषण गृह स्थापित कर सकेगी। तो प्रत्येक जिले या जिलों के समूहों में कर सकेगी। प्रश्न 86 की ओर चलते हैं। कौन सी धारा विशेष गृह स्थापित करने का प्रावधान करती है? किस धारा के अंतर्गत होता है? धारा 48 के अंतर्गत
किया जा सकता है। धारा 50 प्रावधान करती है। धारा 50 क्या प्रावधान करती है? सुरक्षित स्थान की स्थापना का, विशेष गृहों की स्थापना का, योग्य व्यक्ति का या बाल गृह का। तो धारा 50 जो है वो करती है बाल गृह का, अर्थात ऑप्शन डी सही है। प्रश्न 88 में आते हैं। अब अध्याय 8 प्रावधान करता है दत्तक ग्रहण के संबंध में, पुनर्वास के संबंध में, किशोर न्याय बोर्ड के संबंध में या अपराधों के संबंध में। तो अध्याय 8 किससे संबंधित है? दत्तक ग्रहण के संबंध में। प्रश्न 89 की ओर चलते हैं। एक नातेदार से दूसरे नातेदार द्वारा किसी बालक का दत्तक ग्रहण किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? धर्म के विचार में लाकर, जाति के विचार में धर्म को विचार लाए बिना, सभी को विचार में ला करके। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, धर्म को विचार में लाए बिना किया जाएगा। प्रश्न 90 की ओर चलते हैं। किसी पात्र अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय बालक के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण में प्राथमिकता दी जाएगी। यह कथन सही है, गलत है, न्यायालय के विवेक का प्रश्न है, राज्य निर्धारित करेगी। तो यह बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 91 दत्तक ग्रहण के प्रभावों का वर्णन करती है। किस धारा के अंतर्गत वर्णन किया गया है? धारा 63 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 92 धारा 65 के तहत विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण की स्थापना करती है। कौन करती है? बहुत आसान सा ही प्रश्न है, राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार वर्ष में कितनी बार दत्तक ग्रहण अभिकरणों का निरीक्षण कराएगी? कितने बार निरीक्षण कराएगी? तो ये कराएगी कम से कम एक बार निरीक्षण अवश्य ही कराएगी। क्वेश्चन 94 है धारा 69 के अंतर्गत स्थापित अभिकरण का संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो बताइए कौन होगा? सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार जो है वो होगी। प्रश्न 95 में आते हैं। बालकों के विरुद्ध अपराध उपबंधित हैं। अध्याय 8 में, अध्याय 9 में, अध्याय 10 में या अध्याय 11 में। तो यह उपबंधित है कहाँ? अध्याय 9 में, अर्थात ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की ओर। प्रश्न 96 बालक की पहचान प्रकट करने पर धारा 74 के तहत दंड होगा। कितना दंड होगा? 6 मास तक का हो सकने वाला कारावास या जुर्माना जो 2 लाख तक का हो सकेगा, या दोनों, अर्थात ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कौन सी धारा बालक की पहचान प्रकट करने को प्रतिषिद्ध करती है? कौन सी धारा प्रतिषिद्ध करती है? धारा 74, ऑप्शन सी जो है वो है सही आंसर है। क्वेश्चन 98 में आते हैं। प्राधिकरण धारा 71 के तहत एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। बाल न्यायालय के समक्ष, राज्य शासन के समक्ष, केंद्र सरकार के समक्ष या उपरोक्त सभी के समक्ष? केंद्र सरकार के समक्ष, ऑप्शन सी सही है। बालक के प्रति क्रूरता दंडनीय है। कौन सी धारा के तहत दंडनीय है? धारा 75 के तहत दंडनीय है। भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन दंडनीय है। किस धारा के अंतर्गत इसे दंडनीय माना गया है? तो धारा 76 के अंतर्गत जो है इसे दंडनीय माना गया है। प्रश्न 101 में आते हैं। भीख मांगने के प्रायोजन के लिए नियोजित करने पर दंड होगा। 3 वर्ष तक का कारावास, 5 वर्ष तक का कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना, बी और सी दोनों। तो क्या होगा इसका सही उत्तर है बी और सी दोनों। प्रश्न 102 में आते हैं। किशोर बालक कर्मचारी के शोषण के लिए दंड होगा। कितना दंड होगा? 5 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो
सही हैं। प्रश्न 103 में आते हैं। बालक का अपहरण एवं व्यपहरण दंडनीय है। कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय बताया गया है? धारा 84 में इसे दंडनीय बताया गया है। अपराधों का वर्गीकरण एवं उसकी सुनवाई करने वाले न्यायालयों को अधिकारिता का वर्णन किया गया है। किस धारा के अंतर्गत वर्णन किया गया है? धारा 86 में इस बात का वर्णन किया गया है। प्रश्न 105 में आते हैं। जहां इस अधिनियम में अपराध 7 वर्ष से अधिक है, अवधि के कारावास से दंडनीय है, वहां ऐसा अपराध विचारणीय होगा। कहाँ विचारणीय होगा ऐसा अपराध? ऐसा जो अपराध है वो विचारणीय होगा बाल न्यायालय द्वारा। प्रश्न 106 में आते हैं। दुष्प्रेरण के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत दंड होगा। दुष्प्रेरण के लिए कितना दंड दिया जाएगा? अपराध के लिए जो उपबंधित दंड है उतना ही दंड दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 107। अध्याय 10 के अधीन कोई बालक अपराध करता है तो इस अधिनियम के अधीन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है, ऐसा माना जाएगा। आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारणा किसके द्वारा किया जाता है? आयु के संबंध में कौन डिसाइड करेगा इस बात को? तो वो डिसाइड करेगी समिति। प्रश्न 109। कौन सी धारा सद्भावनापूर्वक कार्यवाही के लिए संरक्षण प्रदान करती है? तो धारा 100 जो है वो संरक्षण प्रदान करती है। अपीलें वर्णित है। अपील कहाँ वर्णित किया गया है? अपील को कौन सी धारा के अंतर्गत वर्णित किया गया है? तो धारा 101 में वर्णित किया गया है। बाल न्यायालय में अपील करने की समय अवधि जो है वो कब तक की होती है? 30 दिनों की होती है। जघन्य अपराध में प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात पारित बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील होगी। जघन्य अपराध के बाद बताइएगा। तो ये होगा सत्र न्यायालय में होगा। कहाँ किया जाएगा? सत्र न्यायालय में, अर्थात ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब हम आते हैं प्रश्न 113 की ओर। बाल न्यायालय के किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील होगी। कहाँ की जाएगी द्वितीय अपील जो है वो की जाएगी उच्च न्यायालय में, सत्र न्यायालय में कहीं नहीं, जिला मजिस्ट्रेट को। तो द्वितीय अपील जो है वो कहीं नहीं की जाएगी। बालक न्यायालय के आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील फाइल कर सकता है। कहाँ फाइल कर सकता है? उच्च न्यायालय में कर सकता है। पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है। पुनरीक्षण का प्रावधान कौन सी धारा के पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? माफ कीजिएगा, प्रश्न 15 में है। पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया है। कहाँ किया गया है पुनरीक्षण का प्रावधान? धारा 102 में किया गया है। और पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? तो पुनरीक्षण जो है वो उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। प्रश्न 117 की ओर बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय पुनरीक्षण करेगा बोर्ड के निर्णय का। किशोर न्याय निधि का गठन किया जाता है। किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है धारा 105 के अंतर्गत किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और कितना बचा हुआ है देख लेते हैं। बस 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगले 10 मिनट में आपका ये पूरा हो जाएगा। तो आइए करते हैं। प्रश्न है आपका 119। किशोर न्याय निधि का गठन करती है। कौन करती है किशोर न्याय निधि का गठन? वो जो किया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस एकक होंगे। कौन होंगे? सहायक उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून के होंगे, अर्थात ऑप्शन बी जो है वो सही है। प्रश्न 121 की तरफ बढ़ेंगे। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष पुलिस एकक होंगे। वो किसके एकक होंगे?
प्रत्येक तहसील में कहाँ पर होंगे? प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में और कहीं भी हो सकते हैं। तो ये होगा प्रत्येक पुलिस स्टेशन में। प्रश्न 122 की ओर बढ़ते हैं। विशेष किशोर पुलिस एकक के अंतर्गत होते हैं। कौन होते हैं? बालकों से संबंधित रेल पुलिस भी होते हैं। ठीक है। प्रश्न 123 की ओर बढ़ते हैं। अधिनियम के उपबंधों पर लोक जागरूकता कौन करेगा? लोक जागरूकता कौन करेगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र तथा राज्य दोनों और प्रशासक। तो भाई ये तो दोनों की जिम्मेदारी है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों। किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार जागरूकता इस अधिनियम के उपबंधों के संबंध में करने के उपाय करती है? तो कौन करते हैं? केंद्र सरकार किस धारा के अंतर्गत करती है? तो धारा 104 के अंतर्गत करती है। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति वर्णित है। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति जो है वो कहाँ पर वर्णित है? ये वर्णित है धारा 110 में। इस अधिनियम के द्वारा कौन सा अधिनियम निरसित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कौन सा अधिनियम? किशोर वय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2000। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न 127 की ओर। इस अधिनियम में कठिनाइयों को दूर करने के लिए शक्ति प्राप्त है। किसे प्राप्त है शक्ति? केंद्र सरकार को प्राप्त है। अधिनियम की किस धारा के तहत केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति का वर्णन है? केंद्र के नियम बनाने की शक्ति का वर्णन कहाँ किया गया है? धारा 112 में किया गया है। किशोर कर्मचारी का शोषण दंडनीय अपराध है। ये किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो ये जो है ये अपराध है धारा 80 के अंतर्गत जो है ये कि एक अपराध है। प्रश्न 130। धारा 112 के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से खाली स्थान की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। तो 2 वर्ष की अवधि के लिए समाप्त नहीं किया जाएगा। प्रश्न 131 में आते हैं। किशोर न्याय बालक की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में परित्यक्त बालक को परिभाषित किया गया है? तो कौन सी धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? धारा 2A, धारा 2(8), धारा 3(1) या फिर धारा 3(8) के अंतर्गत। तो किस में परिभाषित किया गया है इसे? धारा 2(1) में परिभाषित किया गया है। प्रश्न 132 में आते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 में बालक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने खाली स्थान की आयु पूर्ण नहीं की है। तो बहुत आसान है, 18 वर्ष की आयु जिसने पूर्ण नहीं की है। प्रश्न 133। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत विधि संबंधित विरोध में किशोर से कोई ऐसा किशोर अभिप्रेत है जो खाली स्थान तिथि तक 18 वर्ष की उम्र पूरा नहीं किया होगा। दोष सिद्धि, अपराध किए जाने और न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिए जाने। तो इसका सही उत्तर होगा अपराध किए जाने के समय। प्रश्न 134 में आते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन जघन्य अपराध में वह अपराध सम्मिलित है जिसमें कारावास का दंड है। कितना कारावास का दंड है? 7 वर्ष या उससे अधिक का दंड है। प्रश्न 135 की ओर बढ़ते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 4 के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड के एक प्रथम मजिस्ट्रेट और खाली स्थान सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। कितने होंगे? 2, 3, 4 या 5? कितने होंगे? तो इसमें होंगे 2। प्रश्न 136 की ओर चलते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अंतर्गत बाल कल्याण समिति से संबंधित उपबंध जो है वो कहाँ दिए गए हैं? धारा 27 के अंतर्गत दिए गए हैं।
किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बाल कल्याण समिति गठित करने की शक्ति किसके पास है? ये प्रश्न पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो किसके पास है ये? राज्य सरकार के पास है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत कौन बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विभिन्न रूप से स्वतंत्र घोषित करेगा? तो कौन घोषित कर सकता है ये? बाल कल्याण समिति ही कर पाएगी। क्वेश्चन 139 में आते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन रिपोर्ट न करने के अपराध के लिए शास्ति है। कितनी शास्ति है इसके लिए? इसके लिए जो शास्ति दी गई है वो शास्ति है ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, अर्थात ऑप्शन सी जो है वो सही है। प्रश्न 140 की ओर आते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन बाल देखरेख संस्था के रजिस्ट्रेशन अर्थात रजिस्ट्रीकरण न करवाए जाने के लिए कितना दंड है? तो न करवाए जाने के लिए 1 वर्ष का 1 वर्ष तक का हो सकेगा। तो इसका जो ऑप्शन ए और बी जो है वो दोनों ही सही हैं। प्रश्न 141 की ओर आते हैं। अनाथ, परित्यक्त या अभ्यर्पित बालक के अंतर देशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया प्रदत्त की गई है। किस धारा के अंतर्गत प्रदत्त की गई है? तो ये प्रदत्त की गई है धारा 59 के अंतर्गत। ऑप्शन डी जो है वो सही है। 142 किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा के अंतर्गत किशोर न्याय निधि से संबंधित उपबंध है? किस धारा के अंतर्गत किशोर न्याय निधि संबंधित है? तो ये संबंधित है धारा 105 के अंतर्गत। अंतिम प्रश्न है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन किशोर न्यायालय निधि का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह किसके द्वारा किया जा सकता है? जो कि सभी कार्य लगभग राज्य सरकार करती है, तो इसका भी निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने जे एक्ट के सारे एमसीक्यूज़ को कंप्लीट किया है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इसके आगे आप कौन से एक्ट का एमसीक्यूज़ चाहते हैं या कोई ऐसा एक्ट हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।